ऑनलाइन क्लास। कल मैंने आपको तत्सम शब्दों के जो उपसर्ग है वो बताए थे, ठीक है। तो आज मैं उसके आगे से पढ़ाती हूँ आपको। संस्कृत में कुछ शब्दांश या शब्द दूसरे शब्दों के साथ मिलकर समास रचना करते थे, अर्थात समास रचना में पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त होते थे। तो संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते थे जो समास रचना करते थे, और वो समास रचना में पूर्व पद यानी कि उपसर्ग जो है उसके रूप में प्रयोग किए जाते थे। जब ये समस्त पद हिंदी में आए तो हिंदी में इनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जाने लगा, परंतु हिंदी में इसका उपयोग कैसे होता है? उपसर्ग के रूप में। उदाहरण के लिए संस्कृत में अधर्म ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ठीक है, संस्कृत में। परंतु हिंदी में ये समस्त पद का पहला पद उपसर्ग नहीं था। हिंदी में क्या है? ये संस्कृत में पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, पर हिंदी में वह उपसर्ग की तरह प्रचलित हो गया। अतः इनमें से कुछ हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ उपसर्ग के रूप में लगकर शब्दों की रचना करने लगे। अतः अ, क, अध आदि तत्सम समस्त पदों के पूर्व भी लगे मिलते हैं तथा हिंदी के तद्भव शब्दों के पूर्व भी। तो ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है। ये जो उपसर्ग है ये समस्त पद यानी कि समास के आगे भी लगे मिलते हैं पूर्व पद की भांति, और हिंदी में ये तद्भव शब्दों के पूर्व उपसर्ग की तरह लगे मिलते हैं। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप उन उदाहरणों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अर्थ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी पेपर जब आपके होंगे, परंतु मैं पढ़ के अर्थ भी आपको बता दूँगी। उपसर्ग अ निषेध यानी जिस चीज़ में न का प्रयोग होता है। अधर्म अधर्म जैसे धर्म नहीं। अभाव अभाव। अडिग अडिग। अज्ञान अज्ञान। अन्याय अन्याय। अहिंसा अहिंसा। अनाथ अनाथ। अजय अजय। और ये जब समस्त पद के रूप में प्रयोग होता है तो यही अ क्या होता है? पूर्व पद बन जाता है। और ये कौन सा समास होता है? नए तत्पुरुष समास। ये आप 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। अंतः अंदर। अंतःमुखी अंतर्मुखी। अंतः जातीय अंतर्जातीय। अंतः राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अंतः देशीय अंतर्देशीय, ठीक है। अगला है अध नीचे। अधगमन अधगमन। अधपतन अधोपतन। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अधोगमन है, अ की मात्रा ओ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जब मैं इसको एक साथ जोड़कर लिखती हूँ, इसका संधि करती हूँ, ये आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। अधोगति अधोगति। कु यानी कि बुरा। कुयोग कुयोग। कुरूप कुरूप। कुपुत्र कुपुत्र। चिर बहुत देर। चिरकाल चिरकाल। चिर स्थायी चिर स्थायी। चिरजीवी चिरजीवी बहुत दिनों तक जीने वाला, बहुत देर या बहुत दिन, ठीक है। पुनः फिर। पुनः कथन पुनर्कथन। पुनः जन्म पुनर्जन्म। पुनः विवाह पुनर्विवाह। पुनः का अर्थ फिर भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। पुनः विवाह पुनर्विवाह यानी कि दोबारा विवाह। पुरा पुराना पहला। पुराकल्प पुराकल्प। पुरातन पुरातन। पुरातत्व पुरातत्व। पुरावृत्त पुरावृत्त, ठीक है। तो ये आपके कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। प्राक पुराना। प्राक कर्म प्राकर्म। प्राक कथन प्राक कथन। बाहिरा बाहर। बहिर्मुखी बहमुखी। बहिष्कार बहिष्कार। सतः अच्छा। सत्कर्म सत्कर्म। सतगति सतगति। सत्पुरुष सत्पुरुष। सतजन सज्जन। सम बराबर। समकोण समकोण। समकालिक समकालिक। सहकारी सहकारी। सहमति सहमति। सहपाठी सहपाठी। सह का अर्थ क्या होता है? स। स्व अपना। स्वयं अपना। इन दोनों का अर्थ है क्या है? अब ये देखिएगा आप कैसे लिखते हैं, लिखना थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्वचालित स्वचालित। स्वतंत्र स्वतंत्र। स्वदेश स्वदेश। स्वराष्ट्र स्वराष्ट्र। और स्वयं का स्वयं सेवक स्वयं सेवक। स्वयंवर स्वयंवर, ठीक है। अब आ जाते हैं तद्भव उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग।
यानी कि तद्भव, यानी हमारे हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनको पढ़ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? संस्कृत के पूर्व पद या संस्कृत से आने वाले जो आगे के अंश होते हैं वो उपसर्ग के रूप में, मतलब ये हमें संस्कृत भाषा से मिले, और जो अब हम पढ़ेंगे वो हमें तद्भव यानी हिंदी भाषा से उपसर्ग जो मिले हैं। जिन उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्व पद में हुआ है वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तो इन उपसर्गों का विकास कहाँ पे हुआ है? विकसित ये संस्कृत भाषा में हुए हैं तत्सम उपसर्गों के रूप में या समास के पूर्व पद के रूप में। ये समास में पूर्व पद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। तो ये क्या है? हिंदी के उपसर्ग, हिंदी भाषा में इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। इनमें से कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो संस्कृत के मूल उपसर्गों के रूप में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ विकसित हुए। कुछ उपसर्ग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो यहाँ पे संस्कृत के उपसर्गों से मिलते जुलते हैं, इनसे इनका विकास हुआ है। ठीक है, जैसे अध, अध, कु, कह, सु, स। ठीक है, इसका ये मूल रूप है और इसका विकास इस रूप में हो चुका है हमारी भाषा में। कुछ संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हिंदी में आकर हिंदी के अपने बनाए गए तो यथावत रूप में तद्भव शब्दों के साथ लग कर शब्द रचना करने लगे। तो कुछ संस्कृत के जो तत्सम उपसर्ग हैं जो संस्कृत के भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो हिंदी में आकर अपने ही बनाए गए यथारूप में भी तद्भव के रूप में शब्द रचना करते हैं। ठीक है, तो कुछ का मूल रूप बदल जाता है और कुछ वैसे ही रूप में हिंदी में अपना उपसर्ग के रूप में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अतः आपको कुछ उपसर्ग जो तत्सम उपसर्गों की सूची में मिलते हैं वे तद्भव या हिंदी उपसर्गों की सूची में दिखाई देंगे। तो ये नहीं है कि ये जो आप हिंदी में उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में आपको नहीं मिल सकते, हो सकता है संस्कृत यानी कि तत्सम उपसर्ग में भी मिल सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि ये तद्भव उपसर्ग के रूप में तद्भव शब्दों के साथ मिलकर ही शब्द रचना करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो तद्भव उपसर्ग हैं ये तद्भव शब्दों के साथ मिलकर यानी हिंदी के शब्दों के साथ मिलकर ही शब्द की जो है वो रचना करते हैं। उपसर्ग अ, अर्थ अभाव निषेध, अमर अमर, अछूत अछूत, अध आधा, अध कचरा, अधमरा अधमरा, अन अभाव, अनजोड़ बन अनबन, अनजोड़ जान अनजान, अनजोड़ होनी अनहोनी, उन एक कम, 39, 59। ये उन जो है ये क्या है? एक उपसर्ग है, ये एक कम का अर्थ बताता है। 39 यानी कि 40 से एक कम, 39, 59। ठीक है, अ संस्कृत के अव उपसर्ग से विकसित हुआ। ये अ किससे विकसित हुआ है? अव से। ठीक है, अवरहित। उसी तरह से अगुण, अघट, अघट, रहित, ये इसका अर्थ है रहित। क या कु। ठीक है, क हिंदी भाषा में, कु संस्कृत भाषा में बुरा। कपूत, कुपूत या कपूत, कपूत। कुचाल, कुचाल या कुचालक, कुचालक। चार, चौतरफा, चौपाया, चौपाई। दु निषेधवाची, दुबला, दुबला, दुमंजिला, दुमंजिला। नि संस्कृत के निर उपसर्ग से विकसित हुआ। ये किससे उपसर्ग विकसित हुआ है? निर, निर से। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? रहित। निहत्था, निहत्ता, निकम्मा, निकम्मा। पर संस्कृत के प्र उपसर्ग से विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है? प्र से। ये संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी का परदादा, परदादा, पर नाना, पर नाना। ठीक है, भर, भर का अर्थ होता है पूरा। भरमार, भरमार यानी कि पूरा भरा हुआ है, या भरमार बोलिए बहुत अधिक या उचित मात्रा में। भरपूर, भरपूर। बिन, बिना, बिन ब्याही, बिन ब्याही। बिन जाने, बिन जाने। स और सु, स हिंदी के उपसर्ग और सु संस्कृत यानी कि तत्सम उपसर्ग। ठीक है, लेकिन इसका विकास, स का विकास इसी से हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ होता है अच्छा। सुघड़, सुघड़। सपूत, सपूत। सुराज, सुराज। ठीक है, अब कुछ नोट करने बातें वो ध्यान से सुन लीजिए।
संस्कृत के सु तथा अ उपसर्ग जिनका प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ होता था, हिंदी में आकर इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ भी होने लगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सु या अ ये उपसर्ग हैं, ये संस्कृत यानी कि तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग में किए जाते थे, परंतु अब इसका प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ भी होने लगा है। मतलब हिंदी के शब्दों के साथ भी हम इस सु का या इस अ उपसर्ग का प्रयोग करने लगे हैं। अतः सु तथा अ उपसर्ग तत्सम तथा तद्भव दोनों वर्गों में दिखाए गए हैं। क्योंकि हम भेद पढ़ रहे हैं, तो भेद में आप सोच रहे होंगे कि ये तद्भव में भी है और तत्सम में भी। हाँ, तो ये तद्भव में भी है और तत्सम में भी, इन दोनों में ये उपसर्ग है। ये हिंदी में भी प्रचलित हो गए हैं और ये संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते थे। तो दूसरा भेद था तद्भव, ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया इस वीडियो में। आगत विदेशी उपसर्ग, जो दूसरी भाषा से हमें शब्द मिले हैं, उनके क्या उपसर्ग है वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करती हूँ। ओके, धन्यवाद।